हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मिड टर्म एग्जाम फॉर क्लास 12 सब्जेक्ट रहेगा हिंदी इलेक्टिव। सो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 80 और टाइम अलाउड 3 आवर्स। तो ये प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, यहाँ से आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हो। पैटर्न तो आपको पहले से भी पता होता है, बट आपको पैटर्न भी अपडेट हो जाता है। साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेनली वो आप कवर कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो मेनली। तो यहाँ पर मैं आपके साथ जो है हिंदी का पेपर शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके भी पेपर आपको चैनल पर मिल जाएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ पर आप सभी सब्जेक्ट के पेपर जो है वो देख सकते हो। नाउ सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो इनको आप जो है यहाँ से पढ़ सकते हो कि प्रश्न पत्र जो होगा आपका उसमें 2 खंड हैं। खंड अ जो है उसमें वस्तुपरक और बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे खंड अ, जिसमें आपको वस्तुपरक प्रश्न देखने को मिलेंगे। सबसे पहले दिया गया है अपठित बोध। अपठित बोध दिया गया है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त वाले उत्तर वाले विकल्प जो है आपको यहाँ पर चुनकर लिखने हैं। मनुष्य अपने भविष्य के बारे में चिंतित है। सभ्यता की अग्रगति के साथ ही चिंताजनक अवस्था उत्पन्न होती जा रही है। इस व्यावसायिक युग में उत्पादन की होड़ लगी हुई है। कुछ देश विकसित कहे जाते हैं। ऐसे देशों ने धरती को मानव शून्य बनाने के भयंकर मारणास्त्र तैयार कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर मनुष्य ही इस भावी विनाश की आशंका से सिहर भी उठा है। उसका एक समझदार समुदाय इस प्रकार की कल्पना मात्र से आतंकित हो गया है कि न जाने किस दिन संसार इस विनाश लीला का शिकार हो जाए। इतिहास साक्षी है कि बहुत सी जीव प्रजातियां विभिन्न कारणों से हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। बहुत सी आज भी क्रमशः विलुप्त होने की स्थिति में है, पर उनके मन में कभी अपनी प्रगति के नष्ट हो जाने की आशंका हुई थी या नहीं, हमें नहीं मालूम। शायद मनुष्य पहला प्राणी है जिसमें थोड़ा बहुत भविष्य देखने की शक्ति है। अन्य जीवों में यह शक्ति है ही नहीं। यह विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि सिर्फ मनुष्य ही है जो अपने भविष्य के बारे में चिंतित रहता है। यह सभी जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान और तकनीकी ने मनुष्य को बहुत कुछ दिया है। उसी की कृपा से संसार के मनुष्य एक दूसरे के निकट आए हैं। अनेक पुराने संस्कार जो गलतफहमी पैदा करते थे झड़ते जा रहे हैं। मनुष्य को निरोग, दीर्घजीवी और सुसंस्कृत बनाने के अनगिनत साधन बढ़े हैं, फिर भी मनुष्य चिंतित है। जो अंधाधुंध प्रकृति के मूल्यवान भंडारों की लूट मचाकर आराम और प्रसन्नता प्राप्त कर रहे हैं, वे बहुत परेशान नहीं हैं। वे यथास्थिति भी बनाए रखना चाहते हैं और यदि संभव हो तो अपनी व्यक्तिगत, परिवारगत और जातिगत संपन्नता अधिक से अधिक बढ़ा लेने के लिए परिश्रम भी कर रहे हैं। ऐसे सुखी लोग मनुष्य का भविष्य जैसी बातों के कारण परेशान नहीं है, पर जो लोग अधिक संवेदनशील हैं और मनुष्य जाति को महाविनाश की ओर बढ़ते देखकर विचलित हो उठते हैं, वे ही परेशान हैं। तो ये कंप्लीट जो है अपठित बोध दिया गया है, जिसको अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में चिंतनीय स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई है। तो देखिए, आधुनिक तकनीकी का अत्यधिक उपयोग करने के कारण, विज्ञान एवं तकनीकी के दुरुपयोग के कारण या मरणास्त्रों का विशाल भंडार तैयार करने के कारण। तो ये उपयुक्त सभी जो है सही दिए गए हैं, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। मारणास्त्रों का भंडार दिन प्रतिदिन विशाल क्यों होता जा रहा है। तो अपने बढ़ते उत्पादन को खपाने के लिए हर शक्तिशाली देश अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रहा है, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे लोग मानव जाति के भविष्य के विषय में परेशान नहीं हैं। तो जो अंधाधुंध प्रकृति के मूल्यवान भंडारों की लूट मचाकर आराम और संपन्नता प्राप्त कर रहे हैं, उनको मानव जाति के भविष्य के विषय में परेशानी नहीं है। आधुनिक विज्ञान और तकनीक का संसार पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो क्या प्रभाव पड़ा है कि आपसी जो प्रतिद्वंद्विता है वो तेज़ हो गई है। ठीक है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है हर एक चीज़ में। नेक्स्ट है, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या हो सकता है। तो महाविनाश की ओर अग्रसर मानव इसका उपयुक्त क्या है, शीर्षक है। नेक्स्ट देखिए, दीर्घजीवी में कौन सा समास है। तो दीर्घजीवी में कर्मधारय समास होगा। बढ़ते संसाधनों ने मनुष्य को निम्नलिखित में से क्या बनाने में विशेष भूमिका नहीं निभाई। तो क्या बनाने में नहीं निभाई, निश्चिंत बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विकास जो है वाहक उपकरणों ने निम्नलिखित में से क्या नहीं किया। तो क्या नहीं किया, लोगों को स्वार्थ रहित कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, जो देश अत्यधिक उत्पादन कार्य में संलग्न है उन्हें क्या कहा जाता है। उन्हें विकसित राष्ट्र कहा जाता है। किस श्रेणी के लोग संसार के भावी विनाश को लेकर आशंकित हैं। तो जो संवेदनशील लोग हैं
वही जो भावी विनाश है, जो जैसे कि सिचुएशन बनी हुई है, उसको लेकर आशंकित हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, इसमें पद्यांश दिया गया है जिसको पढ़कर हमें आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर वो जो है लिखने हैं। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। सूर्य हमने भी नहीं देखा सुबह से, क्या करोगे सूर्य का क्या देखना है। इस सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है कि हर किसी का पाँव घुटनों तक सना है। पक्ष और प्रतिपक्ष संसद में मुखर है, बात इतनी है कि कोई पुल बना है। रक्त वर्षों से नसों में खौलता है, आप कहते हैं क्षणिक उत्तेजना है। हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शोक से डूबे जिन्हें भी डूबना है। दोस्तों अब मंच पर सुविधा नहीं है, आजकल नेपथ्य में संभावना है। आकाश में घना कोहरा है, ये इस जो है बताना है आपको। तो आकाश में घना कोहरा क्या है, तो किसी की व्यक्तिगत आलोचना, उसके लिए कहा गया है। सूर्य का देखना कैसा है, तो सूर्य का देखना व्यर्थ है। सड़क पर कीचड़ बिछी होना किसका प्रतीक है, तो सड़क पर कीचड़ बिछी होना भ्रष्टाचार का प्रतीक है। संसद में पक्ष प्रतिपक्ष का क्या रिश्ता है, तो बोलने भर का जो है रिश्ता है। पक्ष और प्रतिपक्ष का बोलने भर का रिश्ता है। लोगों के नशों में खोलते रक्त को क्या बताया गया है, तो क्या बताया गया है, क्षणिक उत्तेजना बताया गया है। हर घाट पर किसकी व्यवस्था हो गई है, हर घाट पर लेन देन की व्यवस्था हो गई है। नेपथ्य में किसकी संभावना जताई जा रही है, नेपथ्य में रिश्वतखोरी की संभावना जताई जा रही है। कदर कीचड़ में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो इसमें क की आवृत्ति हो रही है, तो ये अनुप्रास अलंकार है। अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पर आधारित प्रश्नों जो है प्रश्नों के उत्तर आपको करने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखने हैं। निरक्षरों के लिए किसी काम का नहीं है, क्या नहीं है, तो अखबार जो है निरक्षरों के लिए किसी काम का नहीं है। लिखित भाषा का विस्तार जो है तो वो क्या है, मुद्रित माध्यम। रेडियो कैसा माध्यम है, रेडियो श्रव्य माध्यम है। रेडियो समाचार की संरचना की शैली पर आधारित है, तो ये जो है उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित है। इस समय इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है, तो ये तीसरा दौर है। पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर देने हैं आपको। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुखी जीवन की को कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से शतदल। कन्यगत कर्मों का अर्पण, कर करता मैं तेरा अर्पण। तो भाग्यहीन कौन है यहाँ पर, भाग्यहीन जो है वो कौन है, कवि है। पुत्री सरोज निराला जी के लिए क्या थी, तो पुत्री जो है वो सरोज निराला जी के लिए एकमात्र सहारा थी। इस काव्यांश की भाषा आपको बतानी है, तो ये कौन सी भाषा है, ये खड़ी बोली है, क इसका राइट आंसर रहेगा। कवि का पूरा जीवन कैसा रहा है, तो कवि का पूरा जीवन वो दुख में बीता है, तो दुख में। शीत के से शतदल में कौन सा अलंकार है, तो शीत के से शतदल, इसमें उपमा अलंकार है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था, हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कुछ खासकर गला साफ कर नकली पर्दे के हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरा श्वास घुट रहा था, अब मैंने सुख की सांस भरी। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर बालक बच गया। उसके बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मेरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। ठीक है, तो अब प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। बालक की दशा में क्या परिवर्तन हो रहा था, तो बालक की दिशा में देखिए मुख पर विलक्षण रंग भी आ रहे थे, हृदय में भाव की लड़ाई चल रही थी, आंखों में भाव की लड़ाई की झलक थी, तो इसमें आ जाएगा उपयुक्त सभी। बालक ने इनाम में क्या मांगा, तो बालक ने इनाम में लड्डू मांगा। उपयुक्त गद्यांश की शीर्षक से अवतरित है, तो यह है बालक बच गया। बालक के लड्डू मांगने से कौन निराश हो गया, तो बालक के लड्डू मांगने से पिता और अध्यापक दोनों निराश हो गए, तो घ इसका आंसर रहेगा। लड्डू मांगना किसका प्रतीक है, लड्डू मांगना बच्चे के मन की पुकार का प्रतीक है। उसके बाद पूरक पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 पर आधारित।
ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। सूरदास किस में विश्वास रखता था? तो सूरदास जो है वो क्षमा करने में विश्वास रखते थे। सेकंड क्वेश्चन है, सूरदास के चरित्र से हमें क्या सीखने का अवसर मिलता है? तो उनके चरित्र से हमें दृढ़ता सीखने का अवसर मिलता है। कथन एवं कारण को ध्यानपूर्वक जो है पढ़ना है और सही विकल्प चुनकर लिखना है। कथन दिया गया है, सूरदास में निर्णय लेने की क्षमता है या सूरदास शरीर से लाचार है। तो इसमें क्या होगा? कथन ए सही है, किंतु कारण जो है उसकी सही व्याख्या नहीं है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण को पढ़कर सही विकल्प बताने हैं। कथन दिया गया है, व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। कारण दिया गया है, विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति उससे शीघ्र उभर जाता है। ठीक है। कथन जो है ए सही है और कारण इसकी सही व्याख्या करता है, तो आंसर हमारा क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, निम्नलिखित शब्द युग्मों को सुमेलित करना है। तो इसमें देखिए फर्स्ट क और ख में इसको आपको मिलान करना है। कोइया क्या है? कोइया जो है वो जल पुष्प हो जाएगा, फर्स्ट का आपका फोर्थ हो जाएगा। हर सिंगार ये शरद ऋतु आ जाएगा। नीम के फूल चेचक और डियर पार्क जो है वो क्या है? बतख। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यानी इसमें क जो है आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पहले बादल आते हैं फिर गड़गड़ाहट शुरू होती है से तात्पर्य है। तो इसमें आंसर आपका ख रहेगा। बिस्कोहर में वर्षा आने से पहले ऐसा होता है। ख राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, बेर के फूल में एक अजीब तरह का नशा होता है क्योंकि। तो इसमें आंसर क रहेगा, इसे सूंघ कर ततैया के डंक के जहर से बचा जा सकता है। तो ये इसलिए होता है, तो क इसका राइट आंसर रहेगा। खंड ब वर्णात्मक जो है प्रश्न दिए गए हैं। इसमें किसी एक विषय पर 120 शब्दों में रचनात्मक लेख जो है वो आपको लिखना है। ठीक है। क रहेगा, देशभक्ति की आवश्यकता, मोबाइल का बढ़ता दुरुपयोग, खेलों में जीवन का महत्व। बहुत आसान है, तो किसी भी एक विषय पर आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर जो है वो लगभग आपको 60 शब्दों में देने हैं। फर्स्ट है, रेडियो माध्यम की 3 खूबियों और 3 खामियों का उल्लेख कीजिए। तो आपको बताना है कि रेडियो माध्यम की 3 खूबियाँ और 3 खामियाँ कौन सी रहेंगी। आंसर देखेंगे, यहाँ से आंसर करेंगे। तो देखिए 3 खामियाँ जो हैं वो कौन सी हैं। केवल श्रव्य माध्यम होने से दृश्य भाव जो है वो नहीं मिलता है इसमें, यानी चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं, केवल सुनाई देती हैं। संदेश क्षणिक होता है, बार बार सुनने का अवसर नहीं होता, और सीमित क्षेत्र तक ही प्रसारण जो है वो प्रभावी रहता है। ठीक है, ये इसकी 3 खामियाँ हो जाएंगी। और अगर हम बात करें रेडियो की खूबियों की, तो यह सबसे सस्ता और सरल माध्यम है। अशिक्षित लोग भी इसे आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं। समाचार व जानकारी जो है वो तुरंत क्या होती है? प्रसारित होती है। तो ये इसकी 3 खूबियाँ हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इंटरनेट पत्रकारिता की लोकप्रियता के कोई 3 कारण जो है वो आपको लिखने हैं। तो इंटरनेट पत्रकारिता के 3 कारण होंगे। इंटरनेट पत्रकारिता की लोकप्रियता के कारण क्या रहेंगे? तो यह तेज़, तत्कालिक और समाचार उपलब्ध कराती है। पाठक वीडियो, चित्र, आंकड़े आदि के साथ अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से हर जगह सुलभ होने के कारण यह सबसे सुविधाजनक माध्यम बन गया है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, पत्रकारिता क्या है? तो पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता समाज और जनसंचार का वह माध्यम है जिसके द्वारा समाचार, विचार, लेख, रिपोर्ट और अन्य जानकारियाँ लोगों तक पहुँचाई जाती हैं। इसका उद्देश्य जनमत निर्माण करना, जागरूकता बढ़ाना और जनता और शासन के बीच संवाद स्थापित करना होता है। पत्रकारिता लोकतंत्र की चौथी शक्ति मानी जाती है और समाज के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखने हैं। समाचार लेखन के मुख्य जो है 6 ककार कौन से हैं? तो इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा, समाचार लेखन में 6 ककार जो है, देखिए कौन, घटना में शामिल व्यक्ति या संस्था, क्या घटना घटी, कब घटना का समय, कहाँ घटना का स्थान, क्यों घटना का कारण और कैसे घटना घटने की विधि या प्रक्रिया, ये इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फीचर की परिभाषा लिखिए। तो फीचर की परिभाषा जो है आपको बतानी है। आंसर रहेगा, फीचर जो है वो क्या है? एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका मुख्य उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना होता है, जिसमें लेखक के अपने विचार और भावनाएं भी शामिल हो सकती हैं जो समाचारों से भिन्न होता है। तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गीत और मोती की सार्थकता किससे जुड़ी हुई है? यह दीप अकेला कविता के आधार पर आपको इसका उत्तर देना है। गीत और मोती के बारे में बताना है। आंसर रहेगा गीत की सार्थकता तभी है जब मनुष्य उसे गाए, क्योंकि बिना गायन के वह केवल पन्ने पर लिखा रह जाता है। इसी प्रकार मोती की सार्थकता तभी सिद्ध होती है जब कोई गोताखोर उसे समुद्र से बाहर निकाल कर लाता है, क्योंकि समुद्र में होने मात्र से उसकी कोई महत्ता नहीं होती। दोनों ही उदाहरण यह दर्शाते हैं कि किसी वस्तु या कला की सार्थकता उसके उपयोग या प्रदर्शन से जुड़ी होती है, न कि उसके अकेले अस्तित्व से। तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है। कार्नेलिया गीत में भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है? तो भारत की जो कार्नेलिया विशेषता है, भारत की प्राकृतिक सौंदर्य विदेशियों को भी अपने मोह पास में बांध लेता है। यहाँ के लोगों का व्यवहार मधुरतापूर्ण है। भारत अनजान लोगों को आश्रय प्रदान करता है। यहाँ के लोगों के हृदय में करुणा एवं आँखों में जो है प्रेम जल है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है। मैं जानहूँ निजनाथ स्वभाव में राम के स्वभाव की किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है? तो इसमें जो राम के स्वभाव की विशेषताएं हैं, राम का स्वभाव अत्यंत कोमल है। वे अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते, अपने से छोटों की प्रसन्नता का विशेष ध्यान रखते हैं, किसी का मन नहीं दुखाते। तो ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो यहाँ पे आपको जो है किसी भी एक प्रसंग की व्याख्या करनी है, जिसके अंदर आप प्रसंग लिखेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। तो आहा वेदना मिली विदाई, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित। तो आपने जो कविता पढ़ी हुई है उसी के आधार पर आपको इसको एक्सप्लेन करके लिखना है। अथवा में ये दिया गया है, तो इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। नेक्स्ट देखिए बच्चे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है कि किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको यहाँ पर देने हैं। तो इसमें दिया गया है, बालक से उसकी उम्र और योग्यता से ऊपर के कौन से प्रश्न पूछे गए? तो उम्र और योग्यता के से ऊपर जो है कौन कौन से प्रश्न उससे पूछे गए? तो इसमें है धर्म के 10 लक्षण कौन कौन से हैं, ये पूछा गया। 9 रस पूछे गए। चंद्र ग्रहण के बारे में, तू आजीवन क्या करेगा, ठीक है। उसके अलावा इंग्लैंड के राजा हेनरी के विषय में। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, वैदिक काल में वर कन्या के भविष्य का फैसला कैसे होता था? तो वैदिक काल में वर कन्या के भविष्य का फैसला कैसे होता था, इसके बारे में आपको बताना है। आंसर हो जाएगा, वैदिक काल में विवाह के चुनाव में लॉटरी जैसी प्रथा थी, जिसमें युवक 7 प्रकार की मिट्टी के ढेले लेकर जाता था, जिनमें वेदी, गौशाला, खेती, मसान आदि की मिट्टी होती थी। युवती इनमें से एक ढेला चुनती थी, जिसका अर्थ युवा के भविष्य में होने वाली संतान के भाग्य से जुड़ा होता था। उदाहरण के लिए वेदी की मिट्टी का ढेला चुनने वाली से विद्वान संतान होने की मान्यता थी, जबकि मसान की मिट्टी का ढेला अशुभ माना जाता था। तो इस तरह का जो है चलन था। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है, संवदिया की क्या विशेषताएं हैं? तो इसमें आपको बताना है विशेषताएं। तो वह चतुर है, वह वातावरण सूंघकर ही स्वाद का अनुमान लगा लेता है, वह बहुत भावुक है, वह ईमानदार और दूसरों का मददगार है। ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया गया है, किसी एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो सप्रसंग व्याख्या करनी है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और जो भी इसके बारे में आपने पढ़ा है वो चीज़ जो है आपको सप्रसंग व्याख्या इसकी करनी है। क्लियर है? प्रसंग लिख के फिर व्याख्या करनी है। अथवा में ये दिया गया है, तो आप इसको भी अच्छे से कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 60 शब्दों में आपको यहाँ पर लिखना है। तो पहला है, अंधे भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं है जितना धन। सूरदास जगधर से अपनी आर्थिक हानि को गुप्त रखना चाहता था, आपके विचार में इसका क्या कारण हो सकता है? सूरदास ने संचित धन से कौन से कार्य करने का निश्चय किया था? तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सूरदास का मानना था कि भिखारी के लिए दरिद्रता इतनी लज्जा की बात नहीं जितना धन का होना। सूरदास अपने धन से 3 कार्य करना चाहता था। पितरों को पिंडदान करना चाहता था, वह मिठुआ की शादी करना चाहता था और गाँव के लिए एक कुआं जो है वो खुदवाना चाहता था। नेक्स्ट देखिए, विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया? तो विश्वनाथ पर अत्याचार, वह अपनी माँ का बड़ा बेटा था। छोटे भाई के जन्म के बाद वह माँ का दूध पीने से वंचित हो गया। गाय का दूध जो है उसको बेस्वाद लगता था।
दूध पर छोटे भाई का अधिकार हो गया, इसलिए विश्वनाथ को लगा कि उस पर क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों के लिए पेपर काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको यहाँ से मिड टर्म एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बच्चे वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कीजिए इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।